और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं नेशन एट 9 का, जिसमें पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की हर प्रदेश की खबर आपके सामने होगी। और नेशन एट 9 में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खबरों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खबर के साथ, क्योंकि आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय विजिटर्स सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है, जहां 5 अलग अलग समूह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साकार करने में योगदान जैसे उप विषयों पर मंथन होगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयास और G20 अनुसंधान योगदान और मान्यताएं, विविधता, समानता, समावेशिता और कल्याण, अमृतकाल की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में विचार विमर्श के नतीजे राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिन अपने संबोधन भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई शिक्षण संस्थाओं में छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा था कि ये पूरे शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय है। छात्राओं को तनाव, अपमान, उपेक्षा से बचाना और उन्हें सहारा देना शिक्षण संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। और अब खबरों में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजगंज में हेल्थ वेलनेस सेंटर पर तैनात CHO से बात करेंगे और इस दौरान वो हेल्थ वेलनेस सेंटर का इलाज और स्क्रीनिंग व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर जिले में तैयारी तेज हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी चयनित हेल्थ वेलनेस सेंटर का जायजा लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के गाँव के लोगों की बीमारी की स्क्रीनिंग करने के लिए 120 हेल्थ वेलनेस सेंटर संचालित है। इन सेंटर्स पर OPD के साथ ही स्क्रीनिंग और फैमिली फोल्डर बनने का काम जारी है। PM मोदी आज इन हेल्थ सेंटर पर इलाज और स्क्रीनिंग व्यवस्था की जानकारी लेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां आज बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह आज शाम तकरीबन 7:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और वो देर रात बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताने के इससे पहले 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरे पर आने वाले थे वो, लेकिन बारिश की वजह से उनका प्लान जो था वो रद्द करना पड़ा, क्योंकि बालाघाट में अमित शाह गौरव यात्रा का शुभारंभ करने वाले थे। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, साथ ही अश्विनी वैष्णव को उप प्रभारी बनाया गया है। खबरों में अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करेगा। 3 जुलाई को समर वेकेशन के बाद कोर्ट खुलते ही एक प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं सुनवाई की तारीख सामने आते ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उम्मीद जगी है कि 5 अगस्त 2019 को हमसे छीने गए अधिकार वापस मिलेंगे। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हैदराबाद में बीते दिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में पार्टी की रणनीतियों और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप के नेता मौजूद थे और ये बैठक लोकसभा और तेलंगाना में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई। वहीं बैठक में पार्टी महासचिव BL संतोष और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पार्टी के सांसद, विधायक और राज्य इकाई के अध्यक्षों सहित कई लोग शामिल हुए। बता दें कि बैठक में अध्यक्ष नड्डा ने पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी को सम्मानित किया था। अगली खबर राजस्थान से है, जहां सवाई माधोपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुले तौर पर सीधी चुनौती दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ERCP मुद्दे पर मुख्यमंत्री गहलोत केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो वो उनके अधिकारियों, वकीलों और मीडिया को मेरे सामने ले आए और साफ करें कि केंद्र सरकार किस तरह से इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता में केवल भ्रम फैला रहे हैं। लोगों को ERCP के माध्यम से पेयजल नहीं बल्कि आंखों से आंसू निकालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता अब ये नैतिक दायित्व है कि वो जनता के बीच जाए और ERCP मामले की असलियत को उजागर करें। आपको बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आज पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों के लिए 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है।
22 जिला परिषदों, 9,730 पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायतों के लगभग 928 सीटों के लिए 8 जुलाई को एक चरण में मतदान हुआ था और इस दौरान राज्य भर में हुई हिंसक की घटनाओं में करीब 20 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से राज्य चुनाव आयोग ने 19 जिलों के 697 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। बीते दिन पुनर्मतदान के दौरान भी छिटपुट हिंसा हुई और वहीं वोटों की गिनती पहले बीती रात कूच बिहार के दिनहाटा में मतगणना केंद्र पर जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर हमला किया और वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय बलों की उपस्थिति में निष्पक्ष गिनती सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। अब खबरों में बात बिहार की, जहां विधानसभा मानसून सत्र का बता दें आपको कि दूसरा दिन है। सीएम यादव उपराष्ट्रपति अहम खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मानसून सत्र का दूसरा दिन है। लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट के बाद सदन में हंगामे के आसार है। विपक्ष इस मुद्दे पर पहले से ही तेजस्वी पर हमलावर है। बीजेपी लगातार डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। मानसून सत्र के पहले दिन ही बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी है कि इन सभी मुद्दों को वो इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती में भारी लोगों के आवेदन को भी विपक्ष मुद्दा बना सकता है और साथ ही भागलपुर अगवानी पुल हादसा और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर भी विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन के बाद बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर एग्रेसिव तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। बता दें कि सत्र के पहले दिन सदन सिर्फ 16 मिनट चला। खबरों में एक बार फिर से बात करते हैं बिहार की, जहां बीते शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकजुटता के बाद बीजेपी घबरा गई है और वो बेचैनी में है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इतिहास बदलना चाहती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नामो निशान मिटाना चाहती है। सीएम ने जेडीयू विधायकों को मानसून सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने के साथ ही एकजुट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का काम जो है वो झूठा प्रचार करना है और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिन कामों की शुरुआत हुई थी या जिनको मंजूरी मिली थी अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है और ये विकास की बात करते हैं। और बात करेंगे मध्य प्रदेश से आई अहम खबर की, जहां आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार सत्र 5 दिन का ही होगा और शनिवार को भी सदन बैठेगा। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये चालू विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी तो वहीं विपक्ष उसे घेरने की तैयारी में है। विधानसभा का सत्र 11 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और साथ ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की भी पूरी संभावना है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत के पहले बीती रात 8:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। खबरों में अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां महाराष्ट्र की सियासत में जारी हलचल के बीच देर रात 12 बजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार सीएम एकनाथ शिंदे के बंगले वर्षा पर आए और करीब 1.5 घंटे बाद 1:30 बजे वो निकले और वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस रात करीब 11:15 बजे मुख्यमंत्री के आवास वर्षा पर पहुंचे थे और अजित पवार के जाने के आधे घंटे बाद रात 2 बजे निकले। पहली बार सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इस तरह की मीटिंग में साथ थे। देर रात क्या बात हुई अभी ये साफ नहीं है, लेकिन कयास है कि विभाग बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार पर ही चर्चा हुई। आपको बता दें कि अजित पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि 8 अन्य एनसीपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में सियासी घमासान मचा हुआ है। अगली खबर झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिन विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड को बने 23 साल पूरे होने जा रहे हैं। नया राज्य होने की वजह से झारखंड विधानसभा को विधायिका का बहुत लंबा अनुभव नहीं है। ये बेहद जरूरी है कि विधायिका और कार्यपालिका बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ काम करें ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। सीएम सोरेन ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में बेहतर विधानसभा के संचालन में सहायक साबित होगी और साथ ही सीएम सोरेन ने कहा कि छोटी छोटी वजहों से किसी विधेयक या कानून का पारित नहीं होना चिंता का विषय है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को घोषणा समिति का संयोजक बनाया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर बीजेपी की सेवा की उनको घर बैठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिया गया।
विजय बघेल जो कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी का घोषणा पत्र बनाएंगे, जिनको बीजेपी की विचारधारा तक नहीं मालूम है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी को बनाया गया और वो भी पहले कांग्रेस में थी और अब प्रदेश अध्यक्ष बनी है। पंजाब में सुनील जाखड़ पहले कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी के अध्यक्ष हो गए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में नेताओं का अकाल हो गया, उनके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं रहा। खबरों में एक बार फिर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन इंदौर में लाडली बहना योजना के सम्मेलन में शामिल होकर लाडली बहना की योजना की तारीफ की। 1.25 करोड़ हित गृहियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त जमा कराई और चुनावी साल में शुरू हुई इस योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से एक और वादा किया। चुनावी साल में शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त ट्रांसफर के मौके पर इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। बताने का उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना के तहत दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि भविष्य में बढ़कर 3,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। शुरुआत में 250 रुपए की राशि बढ़ेगी, उसके बाद फिर 250 बढ़ाए जाएंगे, यानी 1,500 रुपए मिलने लगेंगे। तो फिलहाल नेशन@9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।